नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। देखिए, आज हम लोग हिंदी क्वालिफाइंग जो बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है 100 नंबर का होता है प्रश्न, आपको 33% लाना होता है। तो इस संबंध में आज वीडियो देखेंगे। ये बहुत ही कम समय में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक। देखिए, तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा व्याकरण का सिलेबस अगर देखा जाए तो इस प्रकार से रहने वाला है कि इसमें जो और जो मुख्य बीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण है उसे मैंने टिक लगा दिया है इसमें, उसको आप लोग बस इतना ही पढ़ लें तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे हिंदी क्वालिफाइंग में। तो हम लोग ने दिखाया था कि किस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। अगर सबकी बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट किया नीचे से, अगर यहाँ से निबंध से, तो निबंध से जो है ना आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो है 30 नंबर का आपको ये तक 5-6 निबंध दिए रहते हैं, आपको जीए से संबंधित निबंध वगैरह रहता है, तो उससे आप लोग आराम से एक निबंध को लिख सकते हैं। आप लोग 500 शब्दों के लगभग में लिखना होता है, तो 30 नंबर इससे रहेगा। उसके बाद आता है दूसरा संक्षेपण का। संक्षेपण जो आपका ये 15 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा इस लोग। संक्षेपण जो है आप लोगों का 15 नंबर का होता है। संक्षेपण संक्षेपण आप लोग एक तिहाई शब्द करना होता है, जो दिया गया रहेगा गद्यांश वगैरह पद्यांश वगैरह, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसको आप कर सकते हैं, शीर्षक वगैरह भी देना होता है इसमें, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुहावरा लोकोक्तियाँ। ये जो सेक्शन है मुहावरा लोकोक्तियाँ, मुहावरा लोकोक्तियाँ से आपका 15 नंबर इससे भी आता है। आपका 15 नंबर इससे आता है। आपको 5 लिखने होते हैं 3 के साथ में। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे दिया होता है कि मुहावरा लोकोक्तियाँ दिया होता है, उसका क्या अर्थ लिखकर उसको वाक्यों में प्रयुक्त करना होता है। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयुक्त करना होता है। जैसे क्या, अंगूठा दिखाना, तो उसका अर्थ लिख के उसका वाक्य में भी उसका प्रयोग करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों 15 नंबर आता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहीं पे आप लोगों का कुल मिला के आप लोगों का 60 नंबर हो जा रहा है। 60 नंबर आपको यहीं पे हो जा रहा है इन सेक्शन से। आप निबंध से, संक्षेपण से और मुहावरा लोकोक्तियाँ से आपको मिला के 60 नंबर आपका हो जाएगा। पे 30 और 15-15 30, 60 नंबर का। इसमें आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करें तो आप लोग ईजिली है कि आप लोग इसमें 30%, इसमें तो मान के चलिए अगर आप लोग मुहावरा लोकोक्तियाँ अच्छे से कर ले तो 15 में 15 नंबर लाया जा सकता है, ये कन्फर्म है। अगर लेस भी करे तो मान के चलिए 10-12 नंबर तो आप ले ही आएंगे। उसी रूप से अगर देखा जाए तो संक्षेपण वगैरह में भी आप 5 नंबर आप ले ही आएंगे। निबंध वगैरह में कितना भी अगर लिखिए तो 10 नंबर ले ही आएंगे। तो यहीं आपका 25 नंबर हो जा रहा है आपका, यही 3 सेक्शन में कम से कम हो जा रहा है। इससे ज़्यादा ही आप लोग लिखेंगे उम्मीद है मुझे, लेकिन ये कम से कम हो जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर आपका 60 सेक्शन नंबर हो गया। उसी रूप से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कभी कभी पूछा था कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो है वो भी पूछा जाता है। उसे ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका 5 नंबर का होने वाला है। उसी हिसाब से अगर पर्यायवाची पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है और समानार्थी टाइप का भी पूछा जाता है। उसके बाद क्या है कि आपका विलोम शब्द ये सब का भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी समासिक पद वगैरह ये सब भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, 5-5 नंबर का ये सब है, इस प्रकार से आते हैं। और अगर देखा है तो ये सब जो देख रहे हैं ये मुख्य रूप से ये सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग और समास वगैरह भी। तो इससे आपको जो है आपको पूरा इसका परिभाषा लिखना होता है, परिभाषा, और प्लस में आपका उदाहरण, जितने भी इसके उदाहरण हैं उसको लिखना होता है। परिभाषा और उदाहरण लिखने पे जो है आपको कुल इसमें 10 नंबर दिए रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से लिख के आप लोग 7-8 नंबर ला सकते हैं, नहीं तो कम से कम तो 6 नंबर आप लोग ले ही आएंगे। जैसे इसमें भी आप लोग अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो व्याकरण वगैरह ऐसा ये संदर्भ है, तो अच्छे से लिख दिए तो आपको 10 में 10 नंबर मिल सकते हैं, 8 नंबर 6 नंबर इसमें मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सेक्शन वाइज कर लें। इस सबको इस वीडियो में लोग देखने का प्रयास करेंगे, इन सभी को, इन सबका परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ में। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण ये आपका समास। ये चीज़ जो है समास, ये जो व्याकरण में तो लोगों को सबसे ज़्यादा थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हार्ड चैप्टर टाइप का समास, तो समझना इसको बारीकी से आवश्यक है। तो समास को अच्छे से कर लीजिए तो आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे किसी प्रकार से। अब 64वां बीपीएससी में प्रश्न देखा गया काफ़ी हाई लेवल पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से जो है आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े आपको पहला पेपर 13 को होने वाला है, तो अच्छा उस दिन पेपर होगा, तब आगे के दिन भी यानी 14 तारीख को भी आप लोग कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो इस कारण से भी आप लोग हिंदी को इसको अच्छे से लें, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। उसके अलावा क्या है कि उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब भी आप लोगों को जानते हैं। आप लोग ये सब जानते ही होंगे, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, पहले लगने वाले को उपसर्ग, बाद में लगने वाले प्रत्यय। तो ये सब चीज़ों का उदाहरण भी देख लें, इस सब पे भी प्रश्न 5 नंबर के आ जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं, तो इसके भी आपको 5-5 नंबर करके आपको जैसे पर्यायवाची से भी आ जाएगा, समानार्थी से भी 5 नंबर आ जाएंगे, अनेक शब्दों के 5 नंबर आ जाएंगे। ऐसा करके कि आपको छिटपुट करके आपको आराम से इधर का 30 नंबर हो जाता है। इधर का आपका परिभाषा प्लस उदाहरण से आपको 10 नंबर आ जाएगा। इस सेक्शन से आपको देख सकते हैं, इससे आपको 10 नंबर का आ जाएगा। और इधर भी 5 5 और
5-5 करके इधर जो आप सेक्शंस देख रहे हैं, यानी समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेक शब्दों का बदले एक शब्द, विलोमार्थक, ये शब्द मिला के आपको भी इधर सेक्शन में आपको 20 नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरा सेक्शन को देख लिया, कवरेज इसका किस प्रकार से पूरा डिविडेशन है। परिभाषा से 10 नंबर के वगैरह के रहने वाले हैं, इससे भी 20 नंबर के रहने वाले हैं इन सभी से। उसके बाद नीचे की बात की, इधर से 60 नंबर रहने वाले, 90 नंबर इधर रहने वाले हैं और 10 नंबर इधर और जुड़ जाएंगे 30 नंबर लगभग। तो इस प्रकार से जो है आप लोग ईजिली जो है आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, हिंदी क्वालिफाइंग पेपर को ईजिली। तो ये रहा मेरा पूरा एनालिसिस पूरा सिलेबस को संबंध में। अब देखिए मेरे कुछ द्वारा नोट्स बनाया गया था, पिछली बार मैंने मेंस दिया था उसी समय बनाया गया था नोट्स। तो वो क्रिप्स नोट है, इसको 2-3 पेज में है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको हम लोग आइए देखते हैं फटाफट। जैसे सबसे पहले है आपका संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से संज्ञा के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के जो नाम को संज्ञा कहते हैं, इनको संज्ञा कहा जाता है। तो अब संज्ञा के कितने प्रकार के इसको उदाहरण है, भेद हैं, एक प्रकार से बोला जाता है। तो इसका भेद को अगर देखा जाए तो ये आपके 5 प्रकार के हैं। तो पहला कौन कौन सा होता है? जैसे व्यक्तिवाचक संख्या, ये आपको देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संख्या देख सकते हैं, जिसमें जिस संज्ञा में किसी एक व्यक्ति अथवा एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए राम, श्याम, कुछ भी हो सकता है इसका, राम, श्याम, ताजमहल, वाराणसी, बंगाल, इस प्रकार का जो चीज़ है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी रूप से अगर बात किया जाए तो अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक ये देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे कि एक जाति का वस्तु का बोध हो। जैसे मान के चलिए मानव की बात करते हैं तो सभी मानव इसमें आ जाते हैं। अगर पशु की बात करते हैं या फिर कुत्ते की बात करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की बात करते हैं, उसके अंतर्गत पूरा समूह आ जाता है उसका, तो उसे हम लोग जातिवाचक कहेंगे। जैसे वृक्ष कहेंगे, उसका समूह पूरा आ जाएगा। अंगूर कहेंगे, समूह आ जाएगा, इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी रूप से अगर देखा जाए भाववाचक किसे कहते हैं? जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ की दशा, वस्तु के गुण या धर्म अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा किसका गुण, धर्म या व्यापार का बोध होता है उसे कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, घबराहट, उदाहरण देख सकते हैं सब, कोमलता, तो ये सब जो है आपके भाववाचक के उदाहरण हैं। इस रूप से अगर देखा जाए तो आपके जो है समूहवाचक संज्ञा होती हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी जो क्या है कि जिस शब्द से कि समूह का बोध होता है, जैसे हम झुंड का जैसे बात हो, जैसे भीड़ है, भीड़ में जैसे मेले में भीड़ है, या फिर वही बात है कि जिससे समूह का एक बोध हो रहा है। जैसे अंगूर का गुच्छा है तो उससे भी समूह का बोध हो रहा है। उसके बाद जैसे मंडल, उसके बाद संसद, सभा, कुंज, इससे समूह का बोध होता है। जहाँ पे समूह का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण दे सकते हैं। उसी रूप से अगर बात किया जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से नाप तौल का वगैरह का होता है बोध, जैसे कि जैसे कोयला कितना टन है, या फिर मान के चलिए लोहा कितना केजी है, या फिर तांबा कितना केजी है, या फिर इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखिएगा इसके लिंग, वचन और कारक संज्ञा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। इसका 3 भेद कौन है? लिंग, वचन और कारक। तो ध्यान रखिएगा इसके हिसाब से द्रव्यवाचक किया जाता है। तो हम लोग जो है संज्ञा को पूरा ओवरऑल देख लिए हैं। तो और क्या है कि इसका एक फॉर्मूला याद करने के लिए ध्यान रखिएगा इसका उदाहरण, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य। व्यक्ति, जाति, भाव, समूह, द्रव्य, इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। भाववाचक किसे कहते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इस सब आप लोग ध्यान होगा ही। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाववाचक जो है जातिवाचक संज्ञा से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी, ये सब चीज़ों से आता है। तो इसका 3 भेद जो है आप लोग लिंग, वचन और संज्ञा के रूपांतरण के आधार पर इसका जो किया जाता है आगे, तो और इसको नाप तोल का इसका पता चलता है द्रव्य से। इस प्रकार से हम लोग पूरा संज्ञा को देख चुके हैं। तो अब सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सब लोग आप लोग मेरे ख्याल से परिभाषा सभी लोग जानते होंगे, सर्वनाम इसे कहते हैं। उसके अलावा क्या है कि अब इसके भेद के जैसे मान के चलिए इसका उदाहरण दे सकते हैं कि हम, तुम, वे आदि, ये सब जो प्रयोग जो किया जाता है उस संज्ञा के स्थान पर आता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसके संबंध में जो देखा जाए इसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। जैसे पुरुषवाचक से स्टार्ट करते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? जिसे मतलब कि स्त्री या पुरुष के नाम का बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है कि इसमें 3 इसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में बदलते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो मैं, हम, तुम,
तो ये मैं जो है ये आपका उत्तम पुरुष में है, तुम जो है मध्यम पुरुष में है होता है, और वह जो है अन्य पुरुष में होता है। ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से। निश्चयवाचक संख्या, निश्चयवाचक किसे कहते हैं? ये रहा निश्चयवाचक कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये, वह, वे, मतलब आपको कन्फर्म हो कि वो एकदम निश्चित पता हो कि वहाँ से एकदम यही है, वही है, इस प्रकार के। जैसे कि अब उसको उदाहरण समझ सकते हैं, ये मेरी पुत्री है, तो कन्फर्म है कि ये इसका बेटा है या बेटी है, तो उसी रूप से जो निश्चय हो उसे कहते हैं निश्चयवाचक संज्ञा। अब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिनसे किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि एकदम है ही। जैसे कोई, कुछ, जैसे कि कोई चोर आया होगा या फिर कोई पुलिस आया होगा, तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस नहीं करके हाँ, लेकिन वो कोई भी बोले, इंगित पर्टिकुलर पर्सन को नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ कोई नहीं आया, ये सबको समझ सकता है। जैसे कि कोई नहीं, पता नहीं, इस टाइप का जो वर्ड है इसको किया जाता है, पता नहीं कौन था, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसी रूप से अगर देखा जाए तो आपका मान के चलिए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे मतलब कि किसी प्रश्न पूछने का बोध हो या काम आते हो प्रश्न पूछने में। जैसे कि कौन, क्या, तुम्हारा क्या नाम है, क्या कर रहे हो, इस प्रकार के जो होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसी रूप से अगर देखा जाए तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से निजित्व अथवा आप अपने का बोध हो, मतलब कि अपने आप स्वयं का बोध हो। जैसे कि आप स्वयं, ये सब जो करते हैं, जैसे कि स्वराज, स्वयं को अपने आप को राज करना है अपने ऊपर। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, जैसे आप स्वयं, ये सब चीज़ों का निजवाचक संज्ञा होता है, यानी ध्यान रखिएगा निजित्व का बोध हो जिसमें, उसको निजवाचक कहेंगे। और अंतिम में देखते हैं संबंधवाचक कैसे कहते हैं। संबंधवाचक वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण के स्वरूप में, जिसमें, जैसा, जो, जिसको, इस टाइप का जो चीज़ होता है, तो यानी कि आपको उसको कर सकते हैं। जैसे कि यह वही व्यक्ति है जो कल यहाँ आया है था, तो इससे क्या होता है, जोड़ने का काम आ रहा है, तो देखेंगे तो उसको संबंधवाचक कहेंगे। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोगों को सर्वनाम समझ में आ गया होगा ओवरऑल। आइए अब आगे देखते हैं। सर्वनाम के बाद अब आगे आते हैं हम लोग विशेषण पे। तो विशेषण कैसे क्या है, तो इस देख सकते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए काला कोट हो गया, अच्छा लड़का हो गया, तो काला और अच्छा ये शब्द विशेषण के शब्द होते हैं। तो इस प्रकार की आप लोग समझ सकते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। अगर इसके भेद को देखा जाए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं भेद क्या क्या है। गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से एक करके हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणवाचक किसे कहते हैं। देखिए, जो सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताता हो, तो जो संज्ञा सर्वनाम के बताता हो गुण, उसे गुणवाचक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग छेवों का देखने वाले हैं हम लोग। ये संज्ञा के 6 भेद होते हैं, तो छेवों को देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो हम लोग गुणवाचक समझ गए हम लोग, जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता हो गुणवाचक कहते हैं। जैसे कि मीठा स्वाद, सफ़ेद कुत्ते, बुरा आदमी, इस प्रकार की चीज़ें हैं, इससे क्या गुण पता चल रहा है। अच्छा, बुरा, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उससे गुण का पता चलता हो, इसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद क्या है कि परिणामवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से संज्ञा का परिमाण यानी मात्रा ज्ञात हो उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, थोड़ा सा पानी देना, बहुत पानी दे दिए, बहुत खाना दे दिए, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो वो उसे गुण, जो परिणामवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आगे आता है हम लोग संख्यावाचक संज्ञा किससे कहते हैं। तो संख्यावाचक संज्ञा जिससे शब्दों से संख्या का बोध होता है। जैसे 10, 20, 30, क्लास में 20 लड़के हैं, एग्जाम में 40 लड़के हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं संख्या का बोध होता है, तो उसे संख्यावाचक संज्ञा कहेंगे। तो आप लोग उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। आप लोग ऐसे ही आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्रिस्प फॉर्म में, रिवीजन के लिए, आपको समझने के लिए, लेकिन आप लोगों से बाकायदा पूरा विस्तार पूर्वक, परिभाषा पूर्वक लिखिएगा एग्जाम में। उस रूप से अगर देखें तो उसके मान के चलिए संख्यावाचक जो संख्या है, इसका क्या है कि जैसे गुना, जो गणना करते हैं उसमें काफ़ी कुछ होता है। जैसे क्रम बोध में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते हैं। कभी कभी आवृत्ति बोध में दुगुना, चौगुना, पचगुना, तो इस प्रकार की चीज़ों का संख्यावाचक में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है कि कभी कभी ये जो है ना आपका समुदाय बोधक में, जैसे तीनों, पाँचों, दसों, इस चीज़ों में आपको संख्या का किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो गणना बोधक में, क्रम बोधक में, आवृत्ति बोधक और समुदाय बोधक जो इसका संख्या का आपका होता है। तो गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक और समुदाय बोधक, ये संख्या के अंदर रूप हैं।
तो आप लोग ये इतना ही भी लिखे तो काफ़ी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग संकेत जो है, संकेतवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वैसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक, वह लड़का, तो इससे क्या है कि संकेत कर रहा है, ये सर्वनामिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे सर्वनामिक होता है। तो यह और वह जैसे कि चीज़ें हैं उसे डिफाइन किया जा रहा है कि संकेत किया जा रहा है कि इस पुस्तक उठाओ, वह पुस्तक दो। तो इस प्रकार की चीज़ें संकेतवाचक कहेंगे, सर्वनामिक होता है। उसी रूप से अगर देखते हैं कि आप प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण, तो इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम लोग पूरा लिखिएगा। प्रश्नवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जानना या पूछना प्रकट हो, जैसे कौन, जैसे कि कौन सी बकरी तुम्हारी है ना, कौन सी गाय तुम्हारी है, कौन सी गाय बीमार है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उससे पूछना प्रकट होता है, विशेषण के बारे में जानना पूछना, तो उसे कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बचता है अब व्यक्तिवाचक विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, जैसे कश्मीरी साल है ना, उसके बाद मान के चलिए भारतीय लोग, उसके बाद ब्रिटिश लोग, बनारसी साड़ी। तो इस प्रकार का जो चीज़, जिससे क्या है कि आप लोगों का संज्ञा की विशेषता जो है उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा के बने होते हैं, समझे शब्द। ये जैसे मान के चलिए पंजाबी किसान है ना, वैसे बिहारी मजदूर, ये बिहारी प्लान करता, इस प्रकार का कुछ भी है, यानी बिहारी कोई विद्यार्थी, तो या इस प्रकार का कोई भी चीज़ है इससे वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का स्थान के नाम से ये हो सकता है कि हम लोग भारतीय हैं। इस प्रकार की चीज़ अगर देख लिए तो हम लोग अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो विशेषण को समझ के जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताया विशेषण कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेदों को हम लोग देख लिए, तो इस प्रकार से हैं। सर्वनामी को कहीं कहीं अलग से भी पढ़ा जाता है, लेकिन कहीं संकेत के रूप में भी इसको जोड़ के देखा जाता है, तो हम लोग ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक प्रकार से अगर देखा है तो अगर हम लोग इस लाइन में एक मैंने बनाया था मैंने, तो ये देख सकते हैं, ये जो है गुण, ये जो है गुण की परिभाषा संख्या और सांकेतिक प्रश्न व्यक्ति जानता है। तो ये एक ऐसा वो एक्रोनियम टाइप का बनाया गया कि जिससे आपको उदाहरण इसका याद रहे आप लोग को विशेषण का। तो मतलब गुण की परिमाण संख्या सांकेतिक प्रश्न व्यक्ति जानता है, सांकेतिक प्रश्न व्यक्ति जानता है। तो इस प्रकार का जो चीज़ है आप उससे इसे याद रख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रिया है। क्रिया किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, उसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं क्रिया जानते होंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, सीता लिखती है। तो क्या है कि देखिए क्रिया का मूल धातु है कि क्या जो क्रिया का पद वह अंश वह है जो प्रायः किसी क्रिया के सभी रूपों में मिलता है, जैसे कि पढ़, लिख, चल, ये सब जो है कि सभी रूपों में मिलता है। तो इस पर देखा जाए तो धातु के जो 2 भेद होते हैं, मूल व यौगिक। आप लोग धातु देखिएगा तो धातु के 2 भेद होते हैं, मूल व यौगिक। तो उसके आधार पे जो है यह, जैसे मूल धातु किसी दूसरी धातु पर आश्रित नहीं होता है, जैसे हंसना, पढ़ना, लिखना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो मूल जो है वह दूसरे पे नहीं होता है, मूल धातु वो दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, गाना, तो ये मूल धातु है, ठीक है। उसे जिस क्रिया से यह विदित हो कि यह कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। जैसे कि लिखना से लिखवाना, उसको पीटना से पिटवाना, इस प्रकार जो चीज़ होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आपका यौगिक क्रिया। तो ध्यान रखिएगा, यौगिक और इसमें ये चीज़ होते हैं। तो इस टाइप का है कि संरचना की दृष्टि से जो है प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, नाम है और कृदंत है। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं उसको प्रयोग किया जाता है संरचना की दृष्टि से क्रिया का। तो अगर इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि अगर इससे कौन कौन से इसके भाग हैं, मुख्य रूप से सकर्मक और अकर्मक रूप में देखा जाता है कि वह जिससे सकर्मक किसे कहते हैं, वह क्रिया है जिसका कर्म होता है या फिर जिससे साथ में कर्म की संभावना होती है, तो उसको सकर्मक कहेंगे। और अकर्मक कहेंगे जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ है, तो उदाहरण देख सकते हैं कि वह पानी पीता है, इस प्रकार की चीज़ है। पानी पीना जो है वो कर्म की संभावना हो रही है। अकर्मक में क्या है कि सोना, वो सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो इस प्रकार के इसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के 2 भेद होते हैं। तो हम लोग देख लिए कि क्रिया क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पता चले। तो और धातु के रूप में अगर देखा जाए तो अगर धातु को विभिन्न आगे को डिवाइड किया जाता है तो मुख्य रूप से हम लोग देखे थे कि मूल धातु और यौगिक धातु होता है, जिसमें मूल धातु जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और यौगिक जो होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया मिल के बनता है, पीटना, पिटवाना, इस टाइप की जो चीज़ होती है। और उस रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है धातु के जैसे द्विकीयक होता है, संयुक्त क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, नामबोधिक होता है, और उसके बाद सहायक क्रिया होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको
आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ है संरचना दृष्टिकोण से। आगे आप लोग विशेष इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल से, ये आपको शॉर्ट में दिया गया है। उसी रूप से अगर आगे देखा जाए तो लिंग वगैरह भी पूछा था। लिंग का एक नॉर्मल देख लीजिए, लिंग किसे क्या है नहीं है, इसे क्या कहा गया है। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध हो, यानी स्त्री पुरुष का बोध होती है, यहाँ ध्यान रखिएगा, जिससे जाति का यानी आपको यहाँ स्त्री और पुरुष का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो इसको जैसे कि संख्या के दो रूप होते हैं, जैसे कि एक प्राणीवाचक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप नीचे यहाँ ऐसे नीचे करने यहाँ पे है, ये प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे प्राणीवाचक जैसे कि होता है लड़का लड़की, है ना, घोड़ा घोड़ी, माता पिता, इस प्रकार के जो चीज़ होते हैं प्राणीवाचक, इसको चेतन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री पुरुष इस प्रकार की चीज़ को चेतन कहते हैं। और जो अप्राणिकवाचक होते हैं उसको जड़ कहते हैं। समस्त वस्तुओं को तीन लिंगों में भेद करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसे जड़ जो है, जैसे कि मान के चलो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसमें तीन जड़ जो है वो तीन में करता है भेद। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तीन में करता है भेद, ये दो में करता है भेद, अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि ये लिंग में क्या है। जैसे कि है हिंदी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये जो है किया जाता है। जैसे कि नपुंसक लिंग जो है हिंदी में नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, इसमें जो है आपका नपुंसक लिंग को माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज़ है इस प्रकार से। तो इन सभी को अगर विशेष रूप से अगर देखा है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दे दिया है कि कहाँ कहाँ माने जाते हैं नपुंसक लिंग। तो और लेकिन क्या है कि हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और नपुंसक लिंग कहाँ का प्रयोग होता है, अंग्रेजी, मराठी, गुजरात, संस्कृत। तो ये सभी जो भाषाओं में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया जाता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा लिंग के रूप में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा लिंग किसे कहते हैं। इसका जो दो प्रकार हैं कि मैंने किस प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, जिससे कि चेतन और जड़ की जो संदर्भना है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन गो लिंग होता है, दो लिंग होता है, जो नपुंसक लिंग वगैरह जिसे कहते हैं तीसरा लिंग, और दो लिंग में स्त्री पुरुष है। लिंग भी आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। स्त्रीत्व पुरुषत्व इस तरह का होता है। अब आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, समास। तो समास को मेरे ख्याल से अगले वीडियो में अच्छे तरीके से करके, इसमें अच्छा समय चाहिए होगा, इसको आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, समास वगैरह को देखेंगे। इसके बाद वो जो समास के बाद संधि वगैरह को भी देखेंगे। इस प्रकार से जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो शब्द हैं उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।